कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब मेसी कमरे में जाग रहा होता है। वो धीरे से आंखें खोलता है, अभी भी हाफ अस्लीप और जीरो आइडिया कि कल रात क्या हुआ। बेड पर बैठते हुए वो सोचता है कि वो आखिर एक होटल रूम में कैसे आ गया। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। एक गॉर्जियस लड़की उसके बगल में आराम से सो रही है, लेकिन जोया नाम की एक नोटिफिकेशन उसके फोन पर अचानक उसकी मेमोरी ताजा कर देती है। टेक्स्ट्स काफी अग्रेसिव हैं। वो लड़की डिमांड कर रही है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। एमसी को याद आता है कि उसने उसे कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के बाद ही डंप कर दिया था। ये उसे और ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसा एक्ट कर रही है जैसे वो अभी भी एक साथ हैं। अपना दिमाग साफ करने के लिए वो करंट डेट के लिए कैलेंडर चेक करने का डिसाइड करता है। अक्टूबर 8 देखकर उसे एक झटका लगता है और वो रियलाइज करता है कि वो किसी तरह टाइम में पीछे चला गया है। उसे उसके वर्ड्स याद आते हैं जब उसने कहा था कि उसे एक नया प्यार मिल गया है जो उसे सच में प्यार करता है। फिर हम उसकी एक्स को एक ओल्डर गाय के साथ देखते हैं जो हमारे एमसी को बस चले जाने को कहती है। वो यंग मैन पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा। वापस प्रेजेंट में वो देखता है कि उसका पहला मैसेज, जैसा कि हमेशा होता था, पैसे मांगने की रिक्वेस्ट थी। उसके फेस पर एक स्मर्क आते हैं जब वो सोचता है कि प्यार ने उसे कितना अंधा कर दिया था और वो कितनी बेशर्म थी। अपने फ्यूचर को बदलने का पक्का इरादा करके वो शाओ जिया को एक मैसेज भेजता है और उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की गुस्से में आ जाती है, पूछती है कि वो ब्रेकअप के बारे में सीरियस है क्या। वो कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करता है कि उन्हें अपनी अपनी राहों पर चले जाना चाहिए और वो लड़की उसे कहती है कि उसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वो उस पर हंस रहा था। अचानक एक ब्लू स्क्रीन पॉपअप होता है, उसे टाइकून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई देता है। एमसी हैरान रह जाता है, सोचता है कि इस सिस्टम के साथ उसकी लाइफ आखिरकार अच्छी होने वाली है। स्क्रीन उसके स्टैट्स दिखाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि वो अब हर सेकंड पैसे कमाएगा, जिससे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसके तुरंत बाद सिस्टम उसे एक स्टार्टर पैक देता है और वो बिना सोचे उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे मिलते हैं 10 मिलियन कैश, एक सुपर कार, एक शॉपिंग कार्ट और एक फ्रेंडली स्कैनर। अपना अकाउंट चेक करने और ट्रांसफर देखने के बाद वो सोचता है कि ये स्कैनर क्या चीज है। तभी उसके बगल वाली लड़की नींद में कुछ बड़बड़ाती है जो उसका ध्यान खींचता है। एक आइडिया आने पर वो अपना नया गैजेट उस पर टेस्ट करने का डिसाइड करता है, स्कैनर को उस तरफ पॉइंट करके। स्क्रीन पर उस लड़की के स्टैट्स रिवील होते हैं, लेकिन वो सोचता रह जाता है कि ये प्राइवेसी एट्रीब्यूट क्या हो सकता है। क्यूरियस होके वो उस पर टैप करता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये उसके पार्टनर्स की संख्या है। वो रियलाइज करता है कि नंबर 1 का मतलब है कि वो यूशी की लाइफ में पहला आदमी था। फिर उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार गया था और अचानक उससे वहां मिला था। उसे याद आता है कि उसने उसे बार में अकेले पीते हुए देखा था और वो किसी बात पर काफी परेशान लग रही थी। वो रियलाइज करता है कि उनकी रात प्यार के बारे में नहीं थी, बल्कि वो दुखी थी और उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इस पल उसके बगल में खूबसूरत लड़की आखिरकार होश में आती है। वो उसे एक सेकंड के लिए देखती है और उसके साय करने और मुस्कुराने के तरीके के लिए उसे कासेनोवा बुलाती है। एक कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ वो यंग मैन बस उसे घूरता है बिना कुछ बोले। उसकी तरफ झुकते हुए वो मना करता है कि वो पास्ट को याद नहीं कर रहा था, जिससे वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। फिर वो उसके कान में फुसफुसाता है कि उसे बस ये रिग्रेट है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला, जिससे वो पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसकी बोल्डनेस के लिए सिस्टम उसे एक कार्ड और एक गॉड टेयर टंग टेक्निक स्किल रिवॉर्ड करता है। वो सोचता है कि इस नए स्किल के साथ वो उस लड़की को तुरंत पैराडाइज ले जा सकता है। इस सोच के साथ यंग मैन अपनी नया टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसे ऐसे किस करता है जैसे उसने पहले कभी फील नहीं किया था। वो औरत दंग रह जाती है। उस किस का सेंसेशन बिल्कुल अलग और पिछले वाले से बहुत बेहतर था। यंग मैन फिर उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और वो दोनों बाकी की रात उस पल का मजा लेते हैं। अगली सुबह वो जागता है, अंगड़ाई लेता है और बेड पर उसके बगल में कैश का एक स्टैक देखता है। पूरी तरह से कंफ्यूज्ड वो अपने आप से पूछता है कि क्या यूशी और शाओ उसे एक एस्कॉर्ट समझती है। फिर वो नोट उठाता है और देखता है कि ये 10,000 युआन का पेमेंट है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है।
उसे वो लड़की इंटरेस्टिंग लगती है उसे पे करने के लिए, लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फो ना लेने का रिग्रेट होता है। फिर वो कार्ड पर फोकस करता है। यंग मैन सोचता है कि ये आइटम कैसे काम करता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये खर्च किए गए पैसे के लिए एक कैशबैक मल्टीप्लायर है। अब ये पावर उसके हाथों में आने पर वो इस चांस को वेस्ट ना करने और एक फेमस टाइकून बनने का पक्का इरादा करता है। वो रियलाइज करता है कि इस टाइमलाइन में कई बड़े टेक कंपनीज अभी तक शुरू भी नहीं हुई हैं, जिससे ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है उसके लिए। उसका प्लान अब काफी पैसे बचाना है ताकि वो फ्यूचर टेक जायंट्स के टन्स ऑफ शेयर्स खरीद सके। कार की चाबी पकड़कर वो सोचता है कि सिटी में रियल एस्टेट परचेजेस पर कोई लिमिट नहीं है, जो कि परफेक्ट है। अचानक एक खूबसूरत लड़की उसकी कार के पास आती है और वो अपने कार्ड्स का यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के बारे में सोचता है। वो लड़की उसकी येलो कार की हुड पर बैठती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या ये गाड़ी उसकी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से कंफर्म करता है कि कार उसकी है और पूछता है कि वो क्या चाहती हैं। एक्सक्यूज, वो उसे लिफ्ट मांगती है, ये क्लेम करते हुए कि उसके घर में पाइप फट गया है। उसकी कहानी पर सस्पिशियस होके यंग मैन अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है ताकि चैन लेकी नाम की लड़की के बारे में इन्फो चेक कर सके। वो उसके हाई फ्रेंडशिप लेवल से सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसकी प्राइवेसी एट्रीब्यूट जिसमें 28 पार्टनर्स हैं उसे अलार्म बेल्स बजा देती है। कार के अंदर वो उसकी लिफ्ट की रिक्वेस्ट को मना कर देता है, कहता है कि 28 और लोगों के साथ रहना उसके लिए थोड़ा ज्यादा है। वो ड्राइव ऑफ करता है, उस लड़की को शॉक में छोड़कर, और वो सोचती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। वो कमेंट करती है कि एमसी कितना हैंडसम था, जबकि एक बूढ़ा आदमी बस वहां खड़ा रह जाता है, पूरी तरह से गुमशुदा। बूढ़ा आदमी उस लड़की को उसके पाइप्स में हेल्प करने का ऑफर करता है, कहता है कि वो 30 सालों से प्रोफेशनल है। वो लड़की उसके ऑफर से परेशान हो जाती है और तुरंत उसे परवर्ट और क्रीप बुलाती है। बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक टॉप नॉच है और उसे समझ नहीं आता कि वो उस पर चिल क्यों रही है। गुस्से में वो उसे चले जाने को कहती है, जबकि वो उसका पीछा करता है और उसके आसपास के लोग उस सीन पर हंसने लगते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस बूढ़े आदमी को एक्सप्लेन करता है कि उसके पाइप्स का मतलब लिटरल नहीं था। इस रेवलेशन से सरप्राइज्ड होके वो कमेंट करता है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब होते हैं। जब वो लड़की गुस्से में निकल जाती है भागते हुए, वो लड़की अपनी बैड लक और उस दिन सब कुछ गलत होने की शिकायत करती है। इस बीच एमसी एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है और उसका स्वागत 2 एजेंट्स करते हैं, एक न्यूबी और उसका बॉस। मैनेजर सोचता है कि वो बस कोई रिच किड है और अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए उसे न्यूबी शियाओसा को दे देता है। एक एयर ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हमारा एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार से निकलता है और एजेंसी की तरफ चलता है। बॉस फिर न्यूबी को अकेले जाने के लिए एनकरेज करता है, कहता है कि वो बस उस प्रोसीजर को फॉलो करे जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था। वो यंग एजेंट घबराहट माइन उसके पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो लयोनिया रियल एस्टेट एजेंसी से शाओ शिया है। प्रोटैगनिस्ट बस उसे एक घर ढूंढने में हेल्प करने को कहता है और वो औरत उसके बजट के बारे में पूछती है। थोड़ी दूरी से मैनेजर एक सिगरेट पीता है और सोचता है कि न्यूबी को अपने क्लाइंट्स को बेहतर तरीके से चूज करना सीखना चाहिए। अब एजेंसी के अंदर वो उसे कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन यंग मैन 1 मिलियन युआन रेंज में प्रॉपर्टीज देखने को कहता है। वो औरत उस अमाउंट से सरप्राइज्ड होती है, लेकिन तुरंत अपने टैबलेट पर प्रॉपर्टीज ढूंढने को अग्री करती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वो पूछे कि क्या उसकी कोई लोकेशन प्रेफरेंसेस हैं। एमसी ऐसी जगह पूछता है जो आसानी से रेंट आउट हो सके और कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि वो फर्निश्ड हैं या नहीं। वो उसे देखता है और सोचता है कि वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कम से कम सिंसियर है और उस पर अपना स्कैनर यूज करने का डिसाइड करता है। एजेंट फिर उसे एक कमर्शियल स्ट्रीट के पास कुछ ऑप्शंस दिखाती है अलग अलग प्राइसेस के साथ। एमसी को याद आता है कि उसके स्टार्टर कार्ट की 1 मिलियन युआन की लिमिट है, इसलिए वो उस अमाउंट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता हर एक के लिए। वो पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो बस ये सोच रहा है कि अपने कार्ड से बोनस को कैसे मैक्सिमाइज करे। वो पूछता है कि क्या ज्यादा महंगे घरों की प्राइस नेगोशिएट की जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो 5 ले लेगा। वो अपनी बात पर अडिग रहता है, कहता है कि अगर वो हर एक को 1 मिलियन में ले सकता है तो वो सारा कैश में पे करेगा, जिससे वो एजेंट पूरी तरह से शॉक में आ जाता है।
जाती है। एमसी पेमेंट कंफर्म करता है और ऐड करता है कि वो उसे प्रॉपर्टीज के लिए रेंटल्स मैनेज करने के लिए हायर करेगा। वो औरत एक्सटैटिक हो जाती है उस बड़े कमीशन के बारे में सोचकर जो उसे मिलने वाला है और प्रॉमिस करती है कि उसे वो प्राइस दिलवा कर रहेगी। मैनेजर सब कुछ सुन लेता है और बुरी तरह से रिग्रेट करता है कि उसने क्लाइंट को गलत समझा, अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता है। 1 घंटे बाद मैनेजर अब सूट में फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है जिसका टोटल प्राइस 5 मिलियन युआन है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कहता है कि उसे उस पर विश्वास है और कि वो फ्यूचर परचेजेस के लिए उसे कांटेक्ट करेगा। एजेंट अपने कमीशन से बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये किस तरह का टाइकून है जो और ज्यादा खरीदने की बात कर रहा है। सिस्टम दिखाता है कि उसे अपनी 5 परचेजेस से 230 मिलियन वापस मिले हैं। इसके साथ उसका सिस्टम लेवल अप हो जाता है और वो अब हर सेकंड लगभग 1 युआन कमाने लगता है। वो सोचता है कि वो एजेंट उसकी लकी स्टार थी और कि वो इस नए लाइफ का पूरा फायदा उठाने वाला है। हमारा एमसी उस औरत को एक कॉर्नर में बुलाता है जिससे उसका मैनेजर काफी क्यूरियस हो जाता है। बॉस कहता है कि उसे थैंक यू कहने के लिए क्लाइंट को डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। एमसी फिर प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके साथ रहती है तो वो इनक्रेडिबल लग्जरी और कंफर्ट की लाइफ जिएगी। क्या कहें, ये ना जानते हुए एजेंट उसके बोल्ड प्रपोजल से पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो पोलाइट तरीके से मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है और उसके बैंक अकाउंट नंबर पूछता है। इस रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड होके वो औरत पूछती है कि वो उसे पैसे ट्रांसफर क्यों करना चाहता है। वो बस कहता है कि वो उसकी लकी स्टार थी और कि ये उसके सब कुछ के लिए धन्यवाद करने का एक छोटा सा तरीका है। वो लड़की पूरी तरह से गुम हो जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा है और बस उसे कंफ्यूज्ड होके घूरती है। कुछ देर बाद उसे नोटिफिकेशन मिलती है और वो उस अमाउंट से शॉक्ड हो जाती है जो उसने ट्रांसफर किया था। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट तो पॉकेट चेंज है उसके कंपैरिजन में जो उसने उसकी हेल्थ से कमाया था। इसके साथ उसका फ्रेंडशिप लेवल उसके साथ बहुत बढ़ जाता है और वो उसे थैंक यू कहने के लिए डिनर पर इनवाइट करती है। वो सोचता है कि पैसा फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए कितना यूजफुल है और कि उसे नंबर्स तो ऊपर जाते हुए देखना कितना पसंद है। वो दोनों वीचैट पर एक दूसरे को ऐड करते हैं और वो औरत नोटिस करती है कि एमसी कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। इससे वो एक और इंटीमेट सीन के बारे में फैंटेसाइज करने लगती है और सोचती है कि अगर ऐसा होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो बस उसके काम के लिए उसे थैंक यू कहता है और अपना गुड बाइज बोलता है। उसे कहता है कि वो जा रहा है, जो उसे सरप्राइज कर देता है। जो उसने अभी सुना है उस पर यकीन ना करते हुए एजेंट उसके पीछे भागती है, डेस्परेटली उसका नाम चलाती है। पहले से ही अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर एमसी मुस्कुराता है और उसे एक और बार वेव करके गुड बाय कहता है। वो लड़की वहां खड़ी रह जाती है एम्बैरेस्ड होके, सोचती है कि उसे अचानक इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। 20 मिनट बाद एमसी घर पहुंचता है और अपनी मॉम को, जो उसका इंतजार कर रही थी, अपना आगमन अनाउंस करता है। उसकी मदर उसे कुछ ठंडे वाटरमेलन के साथ ग्रीट करती है, जबकि उसके डैड उसके ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि उसका प्लान मोडू जाने का है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया चेक करना चाहता है जिसमें वो जा रहा है। उसके डैड इस डिसीजन से अग्री करते हैं और अपनी मॉम से ट्रैवल मनी अपने बेटे को ट्रांसफर करने को कहते हैं। उसकी मॉम जोक करती है कि लड़के को इतना बिगाड़ना फ्यूचर में उसके लिए बीवी ढूंढना मुश्किल कर देगा। वो उसे इस बारे में बात ना करने को कहता है और अपने मन में सोचता है कि वो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की तरह लेट डाउन नहीं करेगा। अगली सुबह एमसी पहले से ही प्लेन में है, लास्ट मिनट पर टिकट खरीदने की शिकायत करते हुए। पतली आयल से निकलने की कोशिश करते हुए वो पोलाइट तरीके से दूसरे लोगों से थोड़ी जगह मांगता है। वो एक जानी पहचानी औरत को स्पॉट करता है और उसे बुलाता है। जो यिंग उसे तुरंत पहचान लेती है। वो कंफर्म करता है कि ये उसकी सीट है और कोइंसिडेंटली वो कहती है कि उसकी भी ठीक वहीं पर है। वो उसे थैंक यू कहती है जब वो उसके पास से निकलकर अपनी विंडो सीट पर जाती है प्लेन में। एक चश्मे वाला लड़का अचानक कहीं से पॉपअप होता है और उस औरत के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उनकी कॉन्वर्सेशन में घुसते हुए उस इंट्रूडर पर ध्यान ना देते हुए हमारा एमसी उस लड़की को इनर सीट लेने को कहता है। वो स्ट्रेंजर फिर शिकायत करता है, कहता है कि वो प्लेन में ऐसे ही सीट स्विच नहीं कर सकते। एमसी उसे बीच में ही रोक देता है, कहता है कि वो साथ हैं और वो कैसे बैठते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। एक बार बैठने के बाद वो नोजी गाय वार्निंग को इग्नोर करता है और उस औरत से पूछता है कि वो मोडू में क्या कर रही है। वो रिप्लाई करती है कि वो काम के लिए जा रही है
और फिर प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और उससे भी वही सवाल पूछती है। एमसी कहता है कि वो घर पर बोर हो रहा था, इसलिए उसने रिलैक्स करने के लिए वेकेशन लेने का डिसाइड किया। चुएन शेन नाम का चश्मे वाला लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो भी मोडू ट्रैवल कर रहा है। वो उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है, ये ब्रैग करते हुए कि उसके डैड ने उसे पिक करने के लिए कार भेजी है। एमसी ऑफर को डिक्लाइन करता है, कहता है कि उनके होटल में भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है। वो लड़का पूछता है कि वो किस होटल में रुक रहे हैं और हमारा हीरो रिप्लाई करता है, मोमिनियन। इंट्रूडर दंग रह जाता है और उस अल्ट्रा लग्जरी होटल का नाम रिपीट करता है जिसे बनाने में बिलियंस लगे थे। वो डाउट करता है क्योंकि वो वहां पहले रुक चुका है और जानता है कि एक सस्ते रूम के साथ वो सर्विस नहीं आती, लेकिन एमसी कहता है कि उसने एक विला बुक किया है। इंट्रूडर इस जवाब पर डिसबिलीफ में आ जाता है और पूछता है कि क्या ये लड़का विला के बारे में सीरियस है। वो औरत फिर कमेंट करती है कि एक सिंगल नाइट का कॉस्ट 80,000 है और सरप्राइज होती है कि वो एक रिच किड है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि वो भी एक रिच किड है, इसलिए उसे बोलने का कोई हक नहीं है। एमसी को फिर याद आता है कि वो स्कूल बेल थी और टाउन की एक बहुत फेमस वेल्थी फैमिली से थी। उस वक्त वो इतनी शांत थी और अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस थी कि कोई लड़का उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। वो उस वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर फोकस था, लेकिन उसने सुना था कि उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो गई थी। वापस प्रेजेंट में वो लड़की एक उदास लुक के साथ कहती है कि वो अब सच में रिच किड नहीं है। यंग मैन रियलाइज करता है कि उसने एक दुखती रग छू दी है और तुरंत मूड को हल्का करने के लिए सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करता है। ऑकवर्ड टेंशन को तोड़ने के लिए वो दोनों हाई स्कूल के गुड ओल्ड डेज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो औरत थोड़ा हंसती है और अग्री करती है कि उनके हाई स्कूल के दिन सच में मजेदार थे। इसके साथ वो सोचता है कि उसने आखिरकार आइस ब्रेक कर दी है और उस पर अपना सिस्टम फिर से यूज करने का डिसाइड करता है। सिस्टम स्क्रीन दिखाती है कि उसकी प्राइवेसी 0 है और उसकी फ्रेंडशिप 75 तक चढ़ गई है। वो सोचता है कि क्या वो पहले से ही उस पर ध्यान दे रही थी क्योंकि उसका फ्रेंडशिप लेवल इतना हाई था। लैंडिंग के बाद एक खूबसूरत औरत सूट में अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो उसकी प्राइवेट बटलर है, वोंग योय। प्रोटैगनिस्ट उसकी प्रोफेशनलिज्म से काफी इंप्रेस्ड होता है, जैसा कि ऐसी जगह से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। हमारा एमसी फिर पूछता है कि जॉय यिंग कहाँ रुक रही है और वो कहती है, पुडोंग में एक दोस्त के घर। इसके साथ वो उसे लिफ्ट देने पर जोर देता है और अपने बटलर से उसे पहले उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाने को कहता है। थोड़ी दूरी से चश्मे वाला लड़का सब कुछ देखता है और उस लड़की को बचाने के बारे में सोचता है ताकि उसके साथ रोमांटिक नाइट बिता सके। 25 मिनट बाद वो पहुंचते हैं और वो औरत उसे थैंक यू कहती है और उसे डिनर पर ट्रीट करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट इन्फो पूछती है। वो ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन जोक करता है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसने उसे क्या प्रॉमिस किया था। वो दोनों कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं और हमारा एमसी बाय बोलता है। उसे कहता है कि राइड की चिंता ना करे। इंट्रूडर शॉक्ड हो जाता है कि उस लड़के ने उसे ऐसे ही जाने दिया और शिकायत करता है कि उसका हीरोइक प्लान बर्बाद हो गया। आधा घंटा बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने विला में पहुंचता है और सोचता है कि स्टे हर पैसे के लायक था। बटलर फिर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका बाथ रेडी है और वो थोड़ी देर रिलैक्स करने जाने का डिसाइड करता है। अचानक वो औरत उसे पीछे से पकड़ लेती है और वो उछल जाता है, पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि सर्विस में उसे नंगे होने में हेल्प करना भी शामिल है, लेकिन उसे अपना अंडरवेयर खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। एक बार हॉट स्प्रिंग्स बाथ में वो उस औरत को देखता है और उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। बटलर एक्सप्लेन करती है कि उसकी पीठ रगड़ना भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन वो उसे नहाएगी नहीं। वो उस पल का मजा लेता है और सोचता है कि पास से वो बहुत अट्रैक्टिव है और एक स्पेशल सर्विस अच्छी होगी। वो कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसके साथ एक कनेक्शन फील हुआ और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। इसके साथ वो यंग मैन के साथ पानी में चली जाती है और वो उसकी ब्यूटी से दंग रह जाता है। बटलर फिर उसे एक होटल रिसेप्शन के लिए इनवाइट करती है और वो पूछता है कि उस रात होने वाले इवेंट के लिए क्या ओकेजन है। वो एक्सप्लेन करती है कि कोई ड्रेस कोड नहीं है। हमारा यंग मैन कंफर्म करता है कि वो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जो होने वाला है। अपनी डेट के साथ पार्टी में पहुंचने पर एक एम्प्लॉई उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, जो उसे एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट के रूप में पहचानता है। वो औरत फिर उसे गुड नाइट विश करती है और हमारे लड़के को एक स्माइल देती है जब वो इवेंट के लिए मेन हॉल में एंटर करता है। हॉल के अंदर ऑक्शन पहले से ही चल रहा है और एक आइटम अभी अभी 5 मिलियन में बिक चुका है।
जबकि वो सीन को स्कोप आउट कर रहा है, ऑक्शनियर अगला आइटम अनाउंस करता है, एक बहुत ही रेयर फेमस ब्रांड वॉच जो सबका ध्यान खींचती है। आदमी एक्सप्लेन करता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है जिसके दुनिया में सिर्फ 10 हैं और स्टार्टिंग बिड 15 मिलियन यान होगी। पूरी एनर्जी के साथ ऑक्शनियर डिडिंग शुरू करने के लिए चिल्लाता है और भीड़ कंपटीशन के लिए हाइप्ड हो जाती है। हमारा यंग मैन वॉच को एनालाइज करता है और याद करता है कि उसकी प्राइस आने वाले सालों में आसमान छूने वाली है, आसानी से 25 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। प्रॉफिट का चांस देखकर वो टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने पैडल नंबर 35 के साथ 15 और आधा मिलियन की पहली बिड करता है। लेकिन एक दूसरा आदमी पैडल नंबर 8 के साथ उसे 16 मिलियन तक बढ़ा देता है और बिडिंग तेजी से चढ़ने वाले ऑफर्स के साथ गर्म हो जाती है। भीड़ प्रोटैगनिस्ट की बिड से दंग रह जाती है, सोचती है कि एक ऐसी वॉच पर इतने पैसे खर्च करना पागलपन है। ऑक्शनियर गैवल वारता है आइटम को 18 मिलियन में बेचते हुए और बायर नंबर 35 को जीतने पर बधाई देता है। दो रिच यंग मैन अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए पास आते हैं और हमारा हीरो कहता है कि उसका नाम जैंग चैन है। जब वो उन्हें देखता है, ब्लॉन्ड लड़का रिवील करता है कि बिड नंबर 8 उसकी थी और पूछता है कि क्या जैंग चैंग एक लग्जरी वॉच एक्सपर्ट है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है और कि ये उसका पहला वॉच खरीदना है, वो बस चीजों को टेस्ट कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़का प्राइस से हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी आसपास क्यों नहीं देखा, और जैंग चैंग एक्सप्लेन करता है कि वो कॉलेज के लिए कल ही यहाँ आया है। हैरान होके यंग मैन कहता है कि 18 साल की उम्र में उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी और हमारे लड़के से सीरियस तरीके से इम्प्रेस्ड होता है। इसके साथ वो जैंग चैंग को कभी कभी हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करता है और हमारा यंग मैन अपने नए एक्वेंटेंस के प्रपोजल को अग्री करता है। सिस्टम फिर उसे उसके नए लेवल की नोटिफिकेशन देता है और वो सोचता है कि उसकी एनुअल इनकम अब 300 मिलियन से ज्यादा हो गई है। कैश के बावजूद वो जानता है कि उसके एम्बिशियस प्लान्स के लिए ये अमाउंट बस एक छोटा सा हिस्सा है और उसे और ज्यादा चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो एक जानी पहचानी शक्ल से टकराता है और उस औरत को पहचान लेता है जिसके साथ वो पिछली रात था। ये वही औरत है होटल से जिसे वो कहानी की शुरुआत में मिला था और वो उसे घूरती है। उसे वहाँ देखकर सरप्राइज्ड होती है। वो उसे चिढ़ाती है, उसे किड्डो बुलाती है और कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक रिच बॉय होगा। सोचती है कि वो बस एक गरीब स्टूडेंट था। वो औरत उसे अपने विला में इनवाइट करती है क्योंकि ऑक्शन खत्म हो रहा है। उसके साथ एक और रात बिताना चाहती है। वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और वो जोक करती है कि उसे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि गर्मी बढ़े। अचानक एक आदमी आता है और उसकी बाह पकड़ लेता है। अपने आप को जैंग यू के रूप में रिवील करता है, खूबसूरत औरत का एक्स फियांसे। वो लड़का जोर देता है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन वो उसे पागल बुलाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करने के बाद शादी करना चाहने के लिए। जैंग यू इल्जाम को इग्नोर करता है और क्लेम करता है कि उनकी एंगेजमेंट पार्टी हुई थी, इसलिए वेडिंग तो होनी ही है। गुस्से में वो उस पर गंदा होने का इल्जाम लगाती है और उसे अपने दूसरे पार्टनर्स, दोनों आदमी और औरतों से मिलने के लिए उसे बस एक दिखावा बनाने का इल्जाम लगाती है। सिस्टम उसे दो चॉइसेस देता है, एक रिवॉर्ड के साथ चले जाना या उस लड़के को पंच करना ताकि एक फिजिकल एनहांसमेंट और एक बैड लक कार्ड मिल सके। एनहांसमेंट उसके सारे एट्रीब्यूट्स इंप्रूव करता है और हमारा लड़का बिना सोचे अपने राइवल पर एक पंच मारता है, उस औरत को शॉक्ड छोड़कर। वो एग्रेसर को जमीन पर लात मारता है और वो औरत सीन देखती है, हमारे हीरो के एटीट्यूड का मजा लेती हुई। वो अपने गिरे हुए राइवल पर स्टॉम्प्स करता है और उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़ जाता है, जबकि दूसरा लड़का बॉल रूम फ्लोर पर दर्द में चिल्लाता है। डेस्परेट होकर एग्रेसर हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू करता है। होटल सिक्योरिटी को उसे सिचुएशन से बचाने के लिए बुलाता है। सिक्योरिटी आती है और फाइट को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्स फियांसे उन्हें चिल्लाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को अरेस्ट करें और कॉप्स को बुलाएं। स्टाफ को धमकाते हुए वो कहता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा और शिकायत दर्ज करेगा ताकि उन्हें निकाल दिया जाए। वो औरत फिर प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि चिंता ना करे क्योंकि वो कहेगी कि वो हरासमेंट से उसे डिफेंड कर रहा था। एक्स फियांसे गुरूर से कहता है कि सिक्योरिटी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कि वो सब खत्म
खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह से अचानक एक आदमी नाइफ के साथ अंदर घुस आता है और पैनिक फैल जाता है जब लोग सीन से डर कर चिल्लाते हैं। इंट्रूडर एक्स फियांसे को पकड़ लेता है और डिमांड करता है कि वो उस जोड़े को लाएं जिन्होंने उसे धोखा दिया था, या वो सबको मार डालेगा। अपनी जान के लिए डर कर एग्रेसर सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाता है कि वो उस आदमी को ढूंढे जिसे वो ढूंढ रहा है, ताकि वो अपनी जान बचा सके। सिस्टम फिर उसे एक नया चॉइस देता है, लड़की के साथ एस्केप करो और पैसे कमाओ, या क्राइम को रोको और एक नया स्किल कमाओ। वो सबकी सेफ्टी के लिए एक्ट करने का डिसाइड करता है, और खास तौर पर उस स्पेशल टेक्निक के लिए जो सिस्टम ने रिवॉर्ड के रूप में ऑफर की थी। एक्ट करने से पहले उसे वो आइटम याद आता है जो उसने पहले जीता था, और रियलाइज करता है कि बैड लक कार्ड अभी बहुत यूजफुल हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट फिर एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है और एक ब्लू ऑरा पूरी तरह से उसे घेर लेती है। उसकी बॉडी बदल जाती है। इसके साथ उसे अपनी पूरी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी फ्लो होते हुए फील होती है, और वो ताकत के नए सेंसेशन से सरप्राइज्ड होता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वो नाइफ वाले आदमी की तरफ हाई स्पीड से दौड़ता है, सरप्राइज अटैक के लिए रेडी। यंग मैन अग्रेसर के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके पास उस तेज और प्रिसाइज वार पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता है। बस एक हिट से इंट्रूडर फर्श पर गिर जाता है, नॉकड आउट हो जाता है, और हमारा हीरो सभी गेस्ट्स के सामने विजयी खड़ा रहता है। वो औरत सीन से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि वो सिर्फ रिच बॉय नहीं है, बल्कि एक सच्चा पावर हाउस है। एक्स फियांसे भी प्रोटैगनिस्ट की ताकत से हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पर पूरे डर के साथ उसे घूरता है। हमारा यंग मैन फिर अपने राइवल के पास जाता है, जो अभी भी जमीन पर है, और एक कॉन्फिडेंट और डराने वाली स्माइल के साथ उसे नीचे देखता है। हॉल में लोग कमेंट करते हैं कि वो कितना बहादुर और हैंडसम था उस सिचुएशन को इतनी आसानी से हैंडल करने के लिए। पुलिस आती है और इंट्रूडर को अरेस्ट करती है, और एक ऑफिसर प्रोटैगनिस्ट को उस गड़बड़ी में उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन एक्स फियांसे मौके का फायदा उठाता है और हमारे यंग मैन पर असॉल्ट का इल्जाम लगाता है, और ऑफिसर से उसे तुरंत अरेस्ट करने को कहता है। ऑफिसर फिर प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने दूसरे लड़के को हॉल में मारा था। वो औरत कॉन्वर्सेशन को बीच में ही रोक देती है और ऑफिसर को एक्सप्लेन करती है कि उसका एक्स फियांसे उसे फोर्स्ड मैरिज के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ उसका अफेक्शन लेवल उसके लिए 90 तक चढ़ जाता है, और वो रियलाइज करता है कि वो यंग वुमन सच में उस पर फिदा हो रही है। वो उसे गले लगाता है ताकि उसे कंफर्ट दे, और कहता है कि वो फिर कभी उस तरह के स्कमबैग को उसे डराने नहीं देगा। ऑफिसर सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन राइवल चिल्लाता है। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सिक्योरिटी फुटेज की डिमांड करता है। घायल प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि इस क्लूलेस लड़के पर सिस्टम्स बैड लक कार्ड टेस्ट करने का टाइम आ गया है। वो फिर आइटम एक्टिवेट करता है और एक मिस फॉर्चून का ऑरा एक्स फियांसे को घेर लेता है, जिसे कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है। तुरंत बाद उस लड़के को बैंक से कॉल आता है उसके अकाउंट से 2 लाख के सस्पिशियस विड्रॉल के बारे में। जबकि वो फोन पर है, एक औरत दौड़ कर आती है और उसे बताती है कि एक पेड़ उसकी कार पर गिर गया है, जिससे वो पैनिक में आ जाता है। ऑफिसर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए, लेकिन वो आदमी भाग जाता है, कहता है कि उसके पास अभी इसे डील करने का टाइम नहीं है। हमारा यंग मैन कहता है कि उसे वो मिला जो उसके नसीब में था, और उस औरत को उस केओटिक जगह से साथ में चले जाने के लिए इनवाइट करता है। 5 मिनट्स बाद रूम में वो पास आती है वरीड होके और पूछती है कि क्या वो ठीक है या फाइट में उसे चोट लगी है। मुस्कुराते हुए वो रिप्लाई करता है कि उस कैलिबर का लूजर उसे कभी सच में चोट नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी वो खुद चेक करने पर जोर देती है ताकि ये पक्का हो जाए कि उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। वो औरत पूछती है कि क्या वो उसे उस तरह का फियांसे होने के लिए नीचा देखेगा, लेकिन लड़का उसे उसके बारे में रीअश्योर करता है। वो एक्सप्लेन करती है कि एंगेजमेंट उसके दादा परदादा ने अरेंज की थी और कि उसे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करने के बारे में बाद में ही पता चला। वो उसे तसल्ली देता है, कहता है कि उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वो उसकी देखभाल करने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां है। वो यंग वुमन पूछती है कि क्या उसे इस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करने में कोई दिक्कत है। सोचती है कि ये एक सीरियस रोमांस से ज्यादा आसान है। प्रोटैगनिस्ट उसे गले लगाता है और अश्योर करता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और कि वो उस स्पेशल मोमेंट से उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। वो दोनों फिर रात का मजा लेते हैं और वो पल उसके साथ वाली खूबसूरत औरत के लिए काफी इंटेंस लगता है। अगली सुबह 2 मेड्स रूम साफ कर रही हैं और उनमें से एक आजकल के यंग पीपल के स्टैमिना पर कमेंट करती हैं।
दूसरी लेडी जोक करती है कि अगर उसका हस्बैंड वैसा होता तो वो काम नहीं कर पाती, और वो यंग मैन पर जलन से कमेंट करती हैं। बाद में एक कॉफी शॉप पर प्रोटैगनिस्ट और वो औरत ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जबकि वो कैजुअल तरीके से अपना फोन स्क्रॉल करता है। स्क्रीन पर वो एक क्लासमेट का पोस्ट देखता है जो अपनी मॉम से मिले हुए एक एक्सपेंसिव वॉच को कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के रूप में दिखा रहा है। हमारा यंग मैन फिर एक आइडिया आता है और पूछता है कि क्या वो सेलिब्रेटरी फोटो के लिए उसकी टांगे बोरो कर सकता है। वो पूछती है कि क्या उसका बर्थडे है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक गिफ्ट पोस्ट करना चाहता है जो उसके दूसरे क्लासमेट्स जो दिखा रहे हैं उससे अलग हो। वो औरत प्रैंक के लिए अग्री करती है और उसे ब्रैट बुलाती है जब वो उसने मांगी हुई अनयूजुअल फोटो में पार्टिसिपेट करने को तैयार होती है। वो एक डेयरिंग पोज मारती है, अपनी टांगे उठाती है ताकि वो उसके सोशल मीडिया के लिए फोटो ले सके। वो फिर अपने शूज उतार देती है और हमारे लड़के के कैमरा के लिए पोज करना जारी रखती है, जो उस सीन का मजा ले रहा है। वो फोटो लेता है, सोचता है कि उसका 18th बर्थडे प्रेजेंट कार नहीं है, लेकिन ये एक सुपर कार से ज्यादा तेज है। वो फोटो कॉलाज है जो वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि उसके सारे दोस्त न्यूज देख सकें। उसके क्लासमेट्स पोस्ट से शॉक्ड और एनवियस होते हैं, जबकि वो अपने बोरिंग गिफ्ट्स का रोना रोते हैं। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट एक लग्जरी कार डीलरशिप पहुंचता है और एक सेल्स वुमन उसे एंट्रेंस पर ग्रीट करती है। वो उसे टूर देने का ऑफर करती है और हमारा यंग मैन उसके पीछे जाता है ताकि स्टोर में अवेलेबल कार मॉडल्स देख सके। डीलरशिप के अंदर वो एक बूढ़े आदमी को एक खूबसूरत औरत को कार ऑफर करते हुए देखता है जो इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल लगती है। तंद वाला बूढ़ा आदमी जोर देता है कि वो उसे हर दिन घर ड्रॉप करेगा और इसलिए उसे एक अच्छी कार चाहिए, जबकि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा यंग मैन सीन को थोड़ी दूरी से देखता है और सोचता है कि वो डीलरशिप में कार्स देखने आया था, लेकिन एक सोप ऑपरा देख रहा है। वो फिर उस औरत को पहचान लेता है कि वो सुआन है, एक फ्यूचर फेमस एक्ट्रेस जिसे इंडस्ट्री की 4 लिटिल फ्लावर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। एमसी याद करता है कि उसकी फेम एक आइकॉनिक फोटो से शुरू हुई थी जहां वो पूल से निकल रही थी, जो ऑनलाइन वायरल हो गई थी। वापस प्रेजेंट में बिजनेसमैन उसे ड्रिंक के लिए प्रेशर करता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि उसकी कंपनी में मीटिंग है। बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को धमकाता है, कहता है कि अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाए वरना उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। वो उसे कहता है कि दिखावा करना बंद करे और ऑफर एक्सेप्ट करे, वरना वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा। लेकिन एक्ट्रेस डरती नहीं है और कहती है कि उसका आंसर ना है, भले ही वो इन्वेस्ट करे या ना करे, और कि वो जो चाहे कर सकता है। उसी पल एक ब्लू स्क्रीन एमसी के सामने अपीयर होती है और सिस्टम उसके लिए एक स्पेशल मिशन एक्टिवेट करता है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिशन है सुआन की हेल्प करना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो वो सोचता है कि उसे ये प्रूव करने की जरूरत है कि उसके पास पैसे हैं ताकि वो उसे कन्विंस कर सके। अटेंशन पाने के लिए वो सेल्स वुमन के पास जाता है और ऊंची आवाज में ला फेरारी खरीदने की कंडीशंस के बारे में पूछता है। वो औरत एक्सप्लेन करती है कि मॉडल लिमिटेड एडिशन है और कि कस्टमर को एलिजिबल बायर होने के लिए ब्रांड की 5 कार्स का मालिक होना जरूरी है। मुस्कुराते हुए हमारा यंग मैन पूछता है कि क्या वो कह रही है कि वो सुपर कार खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं। हाय, सेल्स वुमन फिर कहती है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, और वो लड़का क्यूरियस होके पूछता है कि वो व्हीकल कैसे ले सकता है। तुंड वाला बूढ़ा आदमी सस्पिशियस हो जाता है, सोचता है कि ये यंग मैन किस फैमिली से बिलोंग करता है और डिसाइड करता है कि वो बस खोखली बातें कर रहा है या नहीं परचेज के बारे में। एक्ट्रेस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बोसांग भी $3 मिलियन की कार नहीं खरीदता और प्रोटैगनिस्ट स्टोर की सबसे महंगी वाली कैश में चाहता है। सेल्स वुमन फिर वार्न करती है कि कस्टमाइजेशंस के साथ कार की प्राइस 50 मिलियन युआन तक पहुंच सकती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसे प्राइस पता है और कि ये एक्सेप्टेबल है। तो एम्प्लॉय अपने मैनेजर को डील क्लोज करने के लिए बुलाने जाती है। जल्द ही मैनेजर उस ब्लॉन्ड यंग मैन के साथ आता है ऑक्शन से, जो एमसी को पहचानता है और स्टोर में उसे एक्साइटेड होके ग्रीट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अभी अभी सिटी में आया है और क्योंकि उसे कार के बिना रहने की आदत नहीं है, उसने कैजुअली एक खरीदने का डिसाइड किया। उसका ब्लॉन्ड दोस्त आंसर से सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि ये हम्बल ब्रैगिंग का एक नया लेवल है।
इसके साथ ब्लॉन्ड लड़का एमसी की रिस्ट पर 18 मिलियन वाली वॉच की तरफ इशारा करता है और मैनेजर को कहता है कि उसके हाथों में एक बहुत बड़ी सेल है। हमारा यंग मैन वहां एक कॉन्फिडेंट पोज के साथ खड़ा रहता है, जबकि डीलरशिप में सबको अपनी एक्सपेंसिव वॉच दिखाता है। मैनेजर एक्सेसरी की वैल्यू से दंग रह जाता है और रियलाइज करता है कि ये यंग मैन एक एक्सट्रीमली वेल्थी क्लाइंट है। आदमी कहता है कि क्रेडिट चेक बस एक फॉर्मेलिटी है और यंग मैन के लिए कार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करता है। एक्ट्रेस और बूढ़ा आदमी सीन देखते हैं, जबकि ब्लॉन्ड लड़का सोचता है कि उसने कभी गैंग चैंग जैसा रिच हेयर नहीं देखा है। ब्लॉन्ड लड़का फिर कैलकुलेट करता है कि प्रोटैगनिस्ट की फॉर्चून आसानी से 100 मिलियन युवान से ज्यादा होगी। तुंड वाला बूढ़ा आदमी कार में इंटरेस्ट खो देता है और जोर देता है कि वो औरत उसके साथ ड्रिंक के लिए जाए, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मीटिंग है। गुस्से में आदमी एक्ट्रेस को अल्टीमेटम देता है, या तो वो उसके साथ जाएगी या वो अपने करियर को भूल जा सकती है, और वो गुस्से में निकल जाता है। प्रोटैगनिस्ट फिर एक्ट्रेस को उसके नाम से बुलाता है और वो सरप्राइज्ड होके मुड़ती है, पूछती है कि क्या वो उससे बात कर रहा है। वो अपना इंट्रोडक्शन जैंग चैंग के रूप में देता है और कहता है कि वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि दूसरा लड़का प्रपोजल से पीछे हट गया है। वो औरत शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है। सोचती है कि वो एक दूसरे लेवल पर है और उसकी प्रॉब्लम से उसे बचा सकता है। एमसी कहता है कि उसके पास दूसरे प्लान्स हैं और कि वो कल बात कर सकते हैं, तो वो उससे उसका कॉन्टैक्ट इन्फो पूछती है ताकि मीटिंग अरेंज की जा सके। वो दोनों अपने फोन्स पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और वो बाय कहती है। उसे कहती है कि वो अगले दिन मीटिंग के लिए उससे मिलेगी। यंग मैन मैनेजर से पूछता है कि वो कार कब पिकअप कर सकता है और आदमी रिप्लाई करता है कि कम से कम 1 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। हमारा यंग मैन डिले से डिसअपॉइंटेड होता है और उसे तेजी से कार पाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोचता है। उसका ब्लॉन्ड दोस्त उसे कुछ दिनों में होने वाले कार शो के लिए इनवाइट करता है, जहां वो तुरंत कार ले सकता है, और वो एक्सेप्ट करता है। कुछ देर बाद वो एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचता है और ब्लॉन्ड वुमन उसे अपनी टेबल पर बुलाती है, उसे हाथ से इशारा करके। ब्लॉन्ड उसे हाथ से गाइड करती है और क्रैब रो राइस डिश रेकमेंड करती है, जो कि हाउस स्पेशलिटी है। टेबल पर कई सोफिस्टिकेटेड डिशेस सर्व किए जाते हैं और उनके बीच का एटमॉस्फेयर बहुत इंटीमेट और स्पेशल लगता है। वो उसके पास झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है कि उसे सिर्फ उसके साथ एक स्पेशल रात बिताने में इंटरेस्ट है। अगली सुबह वो उसे आराम करने देने को कहती है क्योंकि पिछली रात उन दोनों के लिए काफी इवेंटफुल थी। एमसी कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो उसे पहले से ज्यादा अफेक्शनेट निकनेम से बुलाए। वो फिर उसे हबी बुलाती है और उसे किस करती है और निकनेम से सैटिस्फाइड होके वो उसे थोड़ा और आराम करने देता है। एक क्यूट लिटिल फेस के साथ वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो सबसे अच्छा है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। वो फिर पूछता है कि क्या वो स्वान को जानती है और ब्लॉन्ड कंफर्म करती है कि वो एक्ट्रेस उसी कंपनी के लिए काम करती है जहां वो करती है। वो फिर एक थोड़ी उदास लुक के साथ पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच में दूसरी औरत पर फिदा हो रहा है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि ये ठीक से फिदा होना नहीं है, बल्कि उसने एक्ट्रेस में उनके कार डीलरशिप में इनकाउंटर के दौरान काफी पोटेंशियल देखा। ब्लॉन्ड अग्री करती है, कहती है कि कंपनी उसे काफी वैल्यू नहीं करती, लेकिन उसमें अपने करियर में आगे बढ़ने का टैलेंट है। इसके साथ वो उसे एक्ट्रेस के पास जाने में हेल्प करने का ऑफर करती है और कहती है कि वो जब चाहे उसके पास आ सकता है। वो उसे सिली बुलाता है और अश्योर करता है कि वो अपनी सारी औरतों को अच्छे से ट्रीट करेगा। तो वो एक्ट्रेस में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछती है। हमारा यंग मैन अपना इंटेंशन कंफर्म करता है, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि स्वान को हायर करने के लिए उसे एक कंपनी खोलनी पड़ेगी और उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा। एमसी उसे चिंता न करने को कहता है और कि वो उस नए कंपनी का चार्ज उसे ही देगा, शेयर्स और सब कुछ के साथ। वो शेयर्स को रिफ्यूज करती है, कहती है कि एक अच्छी सैलरी ही काफी है और सोचती है कि ये उसके करियर को बूस्ट करेगा। वो उसे प्यार से डांटता है, कहता है कि उनके बीच ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही बहुत क्लोज हैं। वो फिर उसके और पास आती है और उसके फेस को प्यार से छूती है। उसकी आंखों में आंसू के साथ वो कन्फेस करती है कि उससे पहले उसकी लाइफ मीनिंगलेस लगती थी और अभी ही उसे जिंदा होने का एहसास हो रहा है। उसे गले लगाते हुए उसे एक्ट्रेस से मैसेज मिलता है जो उनकी मीटिंग का टाइम और प्लेस पूछती है।
अगली सुबह अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि बड़ी स्टार डील क्लोज करने के लिए काफी जल्दी में लगती है। हमारा लड़का मीटिंग के लिए आता है और एक्ट्रेस उसे ग्रीट करती है। वो कार में बैठती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो रिप्लाई करता है, एक लग्जरी होटल ईवी मीटिंग के लिए। एक बार वहां वो ड्रामा के बारे में पूछती है और उसे बताया जाता है कि ये एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसका लिमिटेड बजट है। हमारे लड़के का एंथुजियाज्म पूरी तरह से डिफ्लेट हो जाता है जब वो 5 मिलियन का ताम फिगर सुनता है और वो सवाल करता है कि उस तरह के प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या हो सकती है। तो एक्ट्रेस उसे जीतने की कोशिश करती है, कहती है कि प्लॉट अच्छा है और ये एक फास्ट टर्न अराउंड है। तो वो एक स्क्रिप्ट निकालती है। हमारा लड़का स्क्रिप्ट को हल्के में लेता है, कहता है कि उसे सिर्फ इन्वेस्टिंग की फिक्र है। वो फिर ऑफर करता है कि वो पैसा तुरंत वायर कर सकता है और वो हैरान हो जाती है। उसने इस तरह का इन्वेस्टर कभी नहीं देखा था। लेकिन एक कैच है, यंग मैन एक कंडीशन रखता है, उसे उसकी कंपनी के साथ एक आर्टिस्ट के रूप में साइन करना होगा। एक्ट्रेस पॉइंट आउट करती है कि वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है और उसे तोड़ना महंगा पड़ेगा। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो औरत सोचती है कि वो हैंडसम है लेकिन उसके इंटेंशंस पर सस्पिशियस है। सोचती है कि क्या उसे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। इस पर एक्ट्रेस पूछती है कि क्या उसके पास एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। हमारा यंग मैन रिप्लाई करता है कि अगर वो अग्री करती है तो वो एक बना देगा। वो कहता है कि वो जानता है कि उसकी करंट कंपनी उसे वैल्यू नहीं करती, इसलिए वो टर्मिनेशन फी पे करेगा और नया एजेंसी पूरी तरह से उस पर फोकस्ड होगी। उसका फ्रेंडशिप लेवल 50 तक चढ़ जाता है और वो शर्माते हुए पूछती है कि क्या उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है कि उसे एक प्रॉपर आर्टिस्ट होना चाहिए बिना किसी इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट के दूसरों के साथ, लेकिन अपने लिए एक एक्सेप्शन बनाता है। उसका फ्रेंडशिप 60 तक शूट अप हो जाता है और वो पूछती है कि वो कब साइन कर सकते हैं। हमारा लड़का उसे बॉस बुलाने को कहता है। क्यूरियस होके वो पूछती है कि वो कितने साल का है। एक्ट्रेस उसे उसकी एज पर चढ़ाती है, सवाल करती है कि उसे 20 की जगह 18 नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो बहुत यंग है। हमारा लड़का स्मर्क करता है और कहता है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, तो वो उसे लिटिल डेविल बुलाती है। खाना आने के बाद वो उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे सिर्फ यही थैंक यू चाहिए कि वो एक स्टार बन जाए। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है और एक कंपनी के 20% शेयर्स कमाए हैं। खाना खाते हुए वो अपने पेरेंट्स को अपनी नई दौलत के बारे में बताने के बारे में सोचता है ताकि वो घर आने पर घबराए नहीं। तो वो अपने डैड को कॉल करता है जो उसे उसकी शार्प आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी की क्विक सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। उसके डैड उसकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसकी मॉम जोक करती है कि वो अपने दोस्तों के सामने अपने बेटे की सक्सेस के बारे में ब्रैग कर रहा है। हमारा यंग मैन पूछता है कि क्या वो कोई गिफ्ट्स चाहते हैं, लेकिन उसके डैड उसे हम्बल रहने और ज्यादा हवा में न उड़ने को कहते हैं। कॉल खत्म करके वो उसे शॉपिंग के लिए इनवाइट करता है और वो प्लेफुली उसे शुगर डैडी बुलाकर एक्सेप्ट करती है। अपना खाना खत्म करने के बाद वो अपना मुंह साफ करती है और हमारा लड़का कंफर्म करता है कि वो मॉल जा सकते हैं। वो एक सुपर एक्सपेंसिव वॉच स्टोर पहुंचते हैं जहां एक एम्प्लॉय उन्हें एंट्रेंस पर ग्रीट करती है, जिससे एक्ट्रेस पूरी तरह से दंग रह जाती है। अंदर वो एक जानी पहचानी शक्ल को स्पॉट करती है और एक सीनियर एक्ट्रेस लीनू को ग्रीट करती है जो एक ओल्डर मैन के साथ है। एक्ट्रेस पूछती है कि वो वहां क्या कर रही है और लीनू थोड़ा झिझकती है लेकिन कहती है कि वो बस एक दोस्त का साथ दे रही है। बूढ़ा आदमी कमेंट करता है कि यंग लड़का टैलेंटेड और हैंडसम है और सिस्टम उसे एनालाइज करता है उसके स्टैट्स दिखाते हुए। बूढ़ा आदमी फिर पूछता है कि वो लड़का कौन है और वेटरन एक्ट्रेस एक्सप्लेन करती है कि वो उसके पुराने ड्रामाज में से एक में था। एक्स्ट्रा फिर अपना इंट्रोडक्शन एक फिल्म इन्वेस्टर के रूप में देता है और हमारे लड़के के साथ वाली एक्ट्रेस को अपना कार्ड ऑफर करता है। वेटरन एक्ट्रेस अंदर ही अंदर स्कॉफ करती है, सोचती है कि दूसरी लड़की उसके लेवल पर नहीं है। कार्ड पकड़कर यंग वुमन रिफ्लेक्ट करती है कि इंडस्ट्री फेक फ्रेंड से भरी हुई है जो बस फायदा उठाना चाहते हैं।
एक सेल्स पर्सन हमारे लड़के से पूछता है कि वो कौन सी वॉच ढूंढ रहा है और वो कहता है कि उसने अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं देखा है। हमारा लड़का फिर 5 लाख से शुरू होने वाले मॉडल्स के लिए पूछता है, कहता है कि सस्ते वाले उसकी मॉम के लिए अच्छे नहीं हैं। इस पर वेटरन एक्ट्रेस प्राइस से हैरान हो जाती है, सोचती है कि एक नॉर्मल इंसान को उतना कमाने में कितना टाइम लगेगा। एक्ट्रेस बैठ जाती है और मैगजीन पढ़ने का दिखावा करती है, लेकिन वो चुपके से दूसरी औरत को हमारे लड़के के सामने नीचा होते हुए देखकर मजा ले रही है। वो उसके पास चलता है और पूछता है कि क्या उसे कोई वॉच पसंद आई है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो बस ब्राउज कर रही है क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। अचानक सिस्टम हमारे यंग मैन को एक रैंडम टास्क देता है। एक्ट्रेस को एक वॉच गिफ्ट करो ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो सके। तो वो उससे कहता है कि जो पसंद हो वो चूज कर ले। वो पोलाइट तरीके से ऑफर को मना कर देती है, कहती है कि जब वो अफोर्ड कर पाएगी तो अपनी एक्सेसरी खुद खरीदेगी। दूर से देखते हुए वेटरन एक्ट्रेस सोचती है कि वो बस दिखावा कर रहे हैं और उन्हें एम्बैरस करने का प्लान बनाती है। सेल्स पर्सन हमारे लड़के के लिए एक्सपेंसिव वॉचेस का सिलेक्शन लाता है और उसे मॉडल्स ट्राई करने में हेल्प करता है। जैसे ही एक वॉच हमारे यंग मैन की रिस्ट पर आती है, वो लगभग चमक उठती है और एम्प्लॉय कॉम्प्लीमेंट करती है कि वो कितनी अच्छी लग रही है। प्रोटैगनिस्ट फिर लड़की से उसकी ओपिनियन पूछता है और वो अग्री करती है कि वॉच उस पर अमेजिंग लग रही है। वो मेंशन करता है कि ये थोड़ी लूज है, तो एक्ट्रेस उसकी रिस्ट पर उसे टाइटन करने का ऑफर करती है, जिससे वो एक काफी चीकी कमेंट करता है। एक्ट्रेस उसके कमेंट से फ्लस्टर्ड हो जाती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल 70 तक चढ़ जाता है हमारे यंग मैन के फ्लर्ट करने की वजह से। हमारा यंग मैन फ्रेंडशिप इंक्रीज के बारे में सोचता है, फिर खड़ा हो जाता है और सेल्स पर्सन को कहता है कि दोनों वॉचेस उसके लिए रैप कर दे। पूरी तरह से दंग रहकर स्टोर एम्प्लॉय पूछती है कि क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में दोनों लग्जरी वॉचेस खरीदना चाहता है। इस पर वेटरन और ओल्डर मैन 2 मिलियन की परचेस पर पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं। सवाल करते हैं कि क्या वो बस दिखावा कर रहा है। हमारा लड़का फिर एक्ट्रेस से उसकी मॉम के लिए वॉच चूज करने में हेल्प मांगता है और वो लड़की एक बहुत एलिगेंट मॉडल की तरफ इशारा करती है। इसके साथ सेल्स पर्सन उसकी चॉइस की तारीफ करती है और वॉचेस की प्राइसेस डिटेल करती है, जो हर एक 800,000 से ज्यादा की है। वो फिर लड़की को एक्सेसरी ट्राई करने को कहता है ताकि वो देख सके कि वो उसकी रिस्ट पर कैसी लगती है। हमारा यंग मैन रिमार्क करता है कि वॉचेस उनके पीछे वाली औरत की सस्ती मॉडल से कहीं ज्यादा अच्छी है, जो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। उनके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए हमारा लड़का चारों वॉचेस को रैप अप करने को कहता है और पेमेंट के लिए अपना कार्ड देता है। पे करने के तुरंत बाद वो लड़की उस वॉच को उतारने के लिए रेडी हो जाती है जो उसने ट्राई की थी, ताकि सेल्स पर्सन को वापस दे सके। लेकिन हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सेसरी अब उसके लिए गिफ्ट है। पूरी तरह से एम्बैरेस्ड एक्ट्रेस गिफ्ट को रिफ्यूज करती है, कहती है कि ये उसके एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो जोर देता है, कहता है कि ये बस एक छोटा सा तोहफा है और क्योंकि उसके लिए पहले ही पे किया जा चुका है इसलिए उसे वापस नहीं किया जा सकता। वो लड़की फिर भी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वॉच उसकी मॉम को सूट नहीं करती और कि ये एक वेलकम गिफ्ट है। हमारा यंग मैन फिर उसे एक सीरियस लुक देता है और पूछता है कि क्या वो सबके सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। रियलाइज करके कि वो उसका फ्यूचर बॉस है, वो गिफ्ट एक्सेप्ट करती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल 75 तक बढ़ जाता है। सेल्स पर्सन फिर 4 मिलियन से ज्यादा की रिसीट दे देता है और उन्हें स्टोर से एक स्पेशल गिफ्ट भी ऑफर करता है। उस पल वेटरन एक्ट्रेस गुस्से में आ जाती है, सोचती है कि एक रूकी को उसकी वॉच से ज्यादा महंगी वॉच कैसे मिल सकती है। वो फिर अपने गिफ्ट के बारे में पूछती है, लेकिन सेल्स पर्सन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ओल्डर मैन गुस्से में आ जाता है कि उसके प्लान्स बर्बाद हो गए हैं और पूरी बात से चिढ़कर स्टोर से बाहर निकल जाता है। सेल्स पर्सन फिर वेटरन से पूछती है कि क्या वो अब भी वॉच चाहती है, लेकिन वो औरत एम्बैरेस्ड होके मना कर देती है और चली जाती है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और हमारे लड़के को एक रैंडम कैशबैक रिवॉर्ड ऑफर करता है। वो तुरंत एक्सेप्ट करता है और सिस्टम उसे 13,15,000 रुपए का रिटर्न मिलने पर बधाई देता है।
वो फिर अपना फोन चेक करता है, ट्रांसफर कंफर्म करता है और 8 मिलियन के प्रॉफिट के साथ और गिफ्ट्स खरीदने का डिसाइड करता है। वो एक हैंडबैग स्टोर पहुंचते हैं और हमारा लड़का पूछता है कि वो कौन सा मॉडल चाहती है, लेकिन वो लड़की शर्माते हुए गिफ्ट को रिफ्यूज करती है। उसकी रिफ्यूजल को इग्नोर करते हुए वो सेल्स वुमन से सबसे पॉपुलर मॉडल्स के लिए पूछता है और वो औरत उसे 2 बैग्स दिखाती है। हमारा लड़का फिर उसका कार्ड चलाने को कहता है और एक्ट्रेस के लिए दोनों लग्जरी बैग्स खरीद लेता है बिना सोचे समझे। सेल्स वुमन उसे इन्फॉर्म करती है कि टोटल 1,20,000 है और कहती है कि वो अब स्टोर मेंबर है जिसे फ्यूचर इवेंट्स तक एक्सेस मिलेगी। उसे इतने पैसे खर्च करते हुए देखकर वो लड़की अपने नए बॉस की पावर और जेनरोसिटी से इम्प्रेस्ड होती है। शॉपिंग के बाद वो उसे थैंक यू कहती है और अपना आभार दिखाने के लिए उसे अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। वो जोक करता है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो टिप्सी हो गया तो वो उसका फायदा उठा सकती है, जो उस लड़की को ब्लश कर देता है। हमारा यंग मैन कहता है कि वो बस मजाक कर रहा है। बाय बोलता है उसके साथ रहने के लिए उसे थैंक यू कहता है और एक्ट्रेस को पीछे छोड़कर चला जाता है। वो उसकी कार को दूर जाते हुए देखती है, सोचती है कि वो सच में एक अच्छा लड़का है और उसका फ्रेंडशिप लेवल 80 तक चढ़ जाता है। फ्रेंडशिप 80 पर होने पर हमारा लड़का सोचता है कि वो उसे जीतने के बहुत पास है और कि बस थोड़ी और मेहनत से वो उस पर फिदा हो जाएगी। ड्राइव करते हुए हमारा लड़का कॉन्फिडेंट तरीके से मुस्कुराता है, सोचता है कि जल्दी ही वो एक्ट्रेस पूरी तरह से उसकी होगी। आधा घंटा बाद वो लग्जरी विला पहुंचता है जहां मैनेजर उसे ग्रीट करती है, उसे बताती है कि उसका बाथ पहले से ही रेडी है। वो औरत उसे पूल में देखती है और सोचती है कि उसे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत है। पानी में रिलैक्स करते हुए हमारा यंग मैन मैनेजर से पूछता है कि क्या उनके मेन्यू में कोई स्पेशल एक्सपेंसिव डिशेस हैं। एम्प्लॉय फिर एक्सप्लेन करती है कि होटल वेरियस लग्जरी क्विजीन्स ऑफर करता है, जैसे चाइनीज, फ्रेंच और जापानीज। इस पर वो स्पेशल डिशेस जैसे येलो क्रोकर और वाइट ट्रफल्स रेकमेंड करती है, जो कि हाउस स्पेशलिटीज हैं। वो सुपर एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स को पहचानता है और सोचता है कि वो आखिरकार एक आइटम यूज कर सकता है जो उसे सिस्टम से मिला था। पूल से बाहर निकलते हुए हमारा लड़का उस लड़की के पास चलता है और उसे उसके लिए एक रिलैक्सिंग मसाज अरेंज करने को कहता है। मैनेजर तुरंत अग्री करती है और कहती है कि वो मसाज सेशन शुरू करने के लिए उसके रूम में जा सकते हैं। एक बार रूम में वो औरत मसाज शुरू करने की तैयारी करती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर लेटकर इंतजार करता है। इसके साथ वो लड़की बेड पर चढ़ जाती है और अपने आप को हमारे यंग मैन की पीठ पर मसाज शुरू करने के लिए पोजीशन करती है। वो एक वायर लेती है और थोड़ा सा मसाज ऑयल अपने हाथों में डालती है ताकि शुरुआत की जा सके। हमारा लड़का फिर सरप्राइज होता है ये रियलाइज करके कि ये एक बहुत ज्यादा इलैबोरेट अरोमा थेरेपी मसाज है। वो औरत कहती है कि होटल स्पा एक स्पेशलिटी है और उसे अपनी आंखें बंद करने और अपनी बॉडी को बस रिलैक्स करने को कहती है, और इस तरह वो उसकी पीठ पर मसाज शुरू करती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट रिलैक्सेशन के उस पल का मजा लेता हुआ लगता है। मैनेजर मसाज जारी रखती है और हमारा लड़का एक सेडक्टिव लुक के साथ थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। वो औरत उससे ज्यादा स्पेशल सर्विस ऑफर कर रही लगती है जो उसने एक्सपेक्ट किया था। इस पॉइंट पर उस पल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हमारा यंग मैन उस औरत के रियल इंटेंशंस को समझना शुरू कर देता है। वो फिर सोचता है कि क्या वो ओवर थिंकिंग कर रहा है या मैनेजर सच में एक एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर कर रही है। मैनेजर अनाउंस करती है कि सर्विस खत्म हो गई है और कहती है कि वो कल उसे कार इवेंट के लिए पिक करेगी। हमारे लड़के को थोड़ा डिसअपॉइंटेड छोड़कर, क्योंकि वो और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अगली सुबह कार शो वेरियस लग्जरी मॉडल्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से भरा हुआ है जो सबकी फोटोज ले रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट हॉल में पहुंचता है और जगह को अकेले चेक करता है, क्योंकि उसके दोस्त को कुछ काम आ गया था और वो नहीं आ सका। वो सोचता है कि कार स्कूल है, लेकिन प्राइसेस उसे इम्प्रेस नहीं करती हैं, क्योंकि सबसे महंगी वाली सिर्फ 2 मिलियन 2 लाख है। अचानक हमारा यंग मैन एक जाना पहचाना ग्रुप स्पॉट करता है और सोचता है कि उसके सारे पुराने क्लासमेट्स वहां क्यों इकट्ठे हैं। ज्यादा करीब से देखकर वो किसी को पहचानता है और डिस्कवर करता है कि वो इवेंट में एक कार मॉडल के रूप में काम कर रही है। वो लड़की अपनी रेड ड्रेस में स्टनिंग लगती है, इवेंट में अपनी ब्यूटी से सबका ध्यान खींचती है।
एक लड़का फिर पूछता है कि वो कितने बजे फ्री होती है, लेकिन एक दूसरा क्लासमेट उसे तंग ना करने को कहता है, उसे बस एक स्नॉब बुलाता है। मॉडल कॉन्वर्सेशन सुन लेती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती, बस अपना काम जारी रखती है। हमारा लड़का फिर उन लड़कों के पास चलता है जो उसे देखकर सरप्राइज्ड होते हैं, पूछते हैं कि वो इवेंट में क्या कर रहा है। वो फिर सवाल करता है कि क्या उन्होंने कोई सीक्रेट आउटिंग ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि किसी ने उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट नहीं किया। क्लासमेट्स में से एक गुस्से में सोचता है कि उन्होंने उसे जानबूझकर ट्रिप से छोड़ दिया था और उसे टकराने की एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रीन हेड लड़का दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करता है और सार्कास्टिक तरीके से कहता है, हमारे लड़के को उससे पूछना चाहिए। इस पर दो लड़कियां कमेंट करती हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है, और एक तो ये भी पूछती है कि क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ग्रीन हेड दोस्त उसे गले लगाता है और कहता है उसकी आवाज भी बदल गई है। फिर हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो कार खरीदने के लिए वहां है। एक फीमेल क्लासमेट कहती है कि वो बस कार के मॉडल्स को चेक करने के लिए है। तभी सिस्टम उस लड़की के स्टैट्स डिस्प्ले करता है और हमारा यंग मैन उसकी हाई फ्रेंडशिप लेवल और प्राइवेसी वैल्यू से शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि उसका फ्रेंडशिप इतना हाई क्यों है, क्योंकि वो मुश्किल से ही बात करते हैं। ग्रीन हेड दोस्त फिर उसे रोक देता है, पूछता है कि वो इतना सोच में क्यों डूबा हुआ है। ग्रीन हेड लड़का हमारे लड़के से टकराता है जो उसे ध्यान से चलने को कहता है। दोस्त पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है ऐसा अजीब एक्ट करने के लिए। गड़बड़ को इग्नोर करते हुए हमारा यंग मैन मॉडल के पास जाता है और उसे वेव करता है, उसकी ब्यूटी और उसकी रेड ड्रेस की तारीफ करता है। वो लड़की मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या वो भी इवेंट में है, और हमारा लड़का कहता है कि वो बस लग्जरी कार्स चेक कर रहा है। वो फिर अपने क्लासमेट्स की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो कार खरीदने वाले हैं, लेकिन दूसरा लड़का उसे बोल्ड कमेंट के लिए डांटता है और कार के बारे में बात करना शुरू कर देता है। प्रोटैगनिस्ट उसकी कार के बारे में इतना सब कुछ जानने की तारीफ करता है और क्लासमेट एक्सप्लेन करता है कि मॉडल 5 मिलियन से ज्यादा की है। अपने चेहरे पर एक स्मर्क के साथ वो उस लड़के को प्रोवोक करता है, पूछता है कि क्या वो कार खरीदने वाला है क्योंकि वो उसके बारे में इतना जानता है। मॉडल फिर बीच में इंटरवीन करती है, आती है और उन्हें रुकने को कहती है क्योंकि वो काम कर रही है और वो सीन नहीं बना सकते। क्लासमेट फिर उस सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपने हाई टेस्ट स्कोर्स के लिए गिफ्ट के रूप में कार चूज करने में उस लड़की से हेल्प मांगता है। लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है, कहती है कि वो कार्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती और सजेस्ट करती है कि वो सेल्स पर्सन से बात करे। वो लड़का उससे बात करने पर जोर देता है और हमारा लड़का उस पर इल्जाम लगाता है कि वो परचेज को बस एक बहाना बना रहा है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। क्लासमेट उसे कार खरीदने के लिए चैलेंज करता है और हमारा यंग मैन उसे प्रोवोक करता है, पूछता है कि क्या कार के साथ मॉडल भी बोनस में आती है। वो लड़की जोक को फनी मानती है और कमेंट करती है कि वो सबके सामने इतना डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए काफी बोल्ड है। क्लासमेट परेशान हो जाता है और उसे दिखावा करना बंद करने को कहता है क्योंकि वो काम कर रही है, लेकिन हमारा यंग मैन कहता है कि वो सीरियस है। उस पल इवेंट मैनेजर गड़बड़ को नोटिस करता है और प्रॉब्लम से डील करने के लिए उस तरफ बढ़ता है। मैनेजर फिर पास आता है और उस लड़की को काम पर बात करने के लिए डांटता है और वो तुरंत माफी मांगती है। राइवल फिर डांटने का इल्जाम उस पर लगाता है और उसे कार खरीदने के लिए चैलेंज करता है क्योंकि वो मॉडल के काम में रुकावट डाल रहा है। हमारा लड़का फिर अपना सवाल रिपीट करता है, कहता है कि कार मॉडल के बगल में ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मैनेजर उसकी रिस्ट पर एक्सपेंसिव वॉच नोटिस करता है और अपना मन बदल देता है, कहता है कि अगर वो कार खरीदता है तो मॉडल उसके साथ जाती है। बिना झिझक हमारा यंग मैन अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और मैनेजर को कहता है कि तुरंत पूरी परचेज प्राइस चला दे। सारे क्लासमेट्स शॉक्ड हैं क्योंकि कार 8 मिलियन से ज्यादा की है और वो यकीन नहीं कर पाते कि वो इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है। पिंक ड्रेस में फीमेल क्लासमेट इम्प्रेस्ड होती है और सोचती है कि क्या उसके पास सच में एक ही बार में 8 मिलियन खर्च करने के लिए हैं। राइवल फिर उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है सिर्फ लड़की को प्रॉब्लम में डालने के लिए, लेकिन हमारा लड़का उसे इडियट बुलाता है ऐसा सोचने के लिए। मुस्कुराते हुए मैनेजर कंफर्म करता है कि सेल्स कमीशन उस लड़की को क्रेडिट किया जाएगा। इसके साथ उसका फ्रेंडशिप लेवल 80 तक चढ़ जाता है और हमारा लड़का मैनेजर को याद दिलाता है कि मॉडर्न कार परचेज में शामिल है।
क्लासमेट गुस्से में आ जाता है, सोचता है कि वो ना खरीदने का कोई बहाना बनाएगा और प्लान करता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे जलील करेगा। हमारा यंग मैन कार्ड दे देता है और पूछता है कि क्या वो आज कार ले जा सकता है, और मैनेजर उसे बैठने और डील फाइनल करने के लिए इनवाइट करता है। कार्ड मशीन फिर ट्रांजैक्शन अप्रूव करती है और 8 मिलियन से ज्यादा की पेमेंट बिना किसी रुकावट के हो जाती है। पेमेंट पूरी होने पर मैनेजर मुस्कुराता है और मॉडल को कहता है कि जब तक वो पेपर वर्क हैंडल कर रहा है वो हमारे यंग मैन का इंटरव्यू लेगा। अच्छे से ख्याल रखे। राइवल ये देखकर दंग रह जाता है कि उसने सच में 8 मिलियन खर्च कर दिए और रियलाइज करता है कि वो सबके सामने पूरी तरह से जलील हो चुका है। उसके क्लासमेट्स का जॉस ड्रॉप्ड हो गया और वो ग्रीन हेड गाय ने पॉइंट आउट किया कि अपना बॉय बहुत लो था, स्कूल में इतना रिच होना तो की है। वो गर्ल को फ्लर्ट करने का चांस मिला और उसने उसकी नई फरारी में राइड मांगी, जिससे उसके फ्रेंडशिप स्टैट्स 95 तक बूस्ट हो गए। लेकिन दूसरा क्लासमेट जिसके पास ग्लासेस थे, उसने उसके परेड पर रेंस कर दिया, उसे रिमाइंड करते हुए कि कार में सिर्फ 2 सीट्स हैं तो रूम नहीं होगा। पिंक में जो गर्ल थी उसने क्लैप्स बैक किया कि वो पैसेंजर सीट ले सकती है क्योंकि मॉडल को वैसे भी पूरा दिन कार्स में बैठकर वर्क करना पड़ता है। बैठते हुए अपना हीरो सोचता है कि गर्ल का फ्रेंडशिप लेवल इतनी तेजी से शॉर्ट अप कैसे हुआ, और मन ही मन सोचता है कि उसको उस जैसी गोल्ड डिगर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अपना गाय बोलता है कि उसके साथ कार और बेटर लग रही है। वो क्लासमेट फिर ड्रामा स्टर अप करने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप उसकी एक्स से इवेंट की मॉडल की वजह से हुआ था। रेड ड्रेस वाली गर्ल ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है कि उसने अपना रिलेशनशिप एंड कर दिया। अपना यंग मैन फिर खड़ा होता है और बोलता है कि ब्रेकअप का किसी और से नथिंग टू डू है और लेडी बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रीन हेड फ्रेंड $1 मिलियन की वॉच देखकर स्टन्ड हो जाता है और उस पर गरीब होने का नाटक करने का अक्यूज करता है। प्रोटैगनिस्ट शांति से एक्सप्लेन करता है कि उसने एग्जाम में टॉप किया तो उसकी फैमिली ने उसे गिफ्ट देने की इंसिस्ट की। राइवल को फिर अनॉयंस होती है और वो सब्जेक्ट चेंज करता है, बोलता है कि लेट हो रहा है और उन्हें डिनर के लिए कोई जगह फाइंड करनी चाहिए। गोल्ड डिगिंग गर्ल पिंक में अपने प्रोटैगनिस्ट को मॉल जाने के लिए इनवाइट करती है। अपना गाय उस इनविटेशन को पोलाइट तरीके से टर्न डाउन करता है, बोलता है कि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं इवनिंग के लिए, लेकिन जब वो होम टाउन वापस आएंगे तो कैचअप कर सकते हैं। पिंक ड्रेस वाली गर्ल उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि जैसे ही वो रैंकिंग सिटी बैक आए यूज हिटअप करे। मीनवाइल वो इवेंट की मॉडल को गुड बाय बोलता है, उसे बोलता है कि वो कुछ और जगह चेकआउट करने जा रहा है। वो मॉडल के पास अप्रोच करता है और सजेस्ट करता है कि वो किसी और टाइम हैंग आउट करें क्योंकि वो क्लासमेट्स हैं। मीनवाइल एक सेल्स वुमन अपने यंग मैन के पास आती है और पूछती है कि क्या वो किसी और कार में इंटरेस्टेड है, फिर एक दूसरे लग्जरी व्हीकल की तरफ पॉइंट करती है। अपना गाय फिर कार के अंदर एक रोमांटिक सीन पिक्चर करता है और सोचता है कि व्हीकल एक परफेक्ट मैच होगा। इसको माइंड में रखते हुए अपना एमसी थॉटफुल हो जाता है और केयरफुली अपने ऑप्शंस वे करता है। फिर वो कार की प्राइस पूछता है और सेल्स वुमेन रिवील करती है कि उसकी कॉस्ट 9.5 मिलियन है। वुमेन 3 साल की मेंटेनेंस ऑफर करती है, लेकिन अपना यंग मैन उसको कट ऑफ करता है और बोलता है कि वो कार ले लेगा। फिर वो डिलीवरी सेरेमनी के बारे में पूछता है और एम्प्लॉय उसे अश्योर करती है कि वो उसके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन अरेंज कर सकती है। अपना प्रोटैगनिस्ट सेरेमनी को डिक्लाइन करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि कार एक गिफ्ट है तो वो सिर्फ व्हीकल की डिलीवरी के लिए एड्रेस सेंड कर देगा। पिंक हेड स्ट्रीमर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और अपने फॉलोअर्स को लग्जरी कार शो ऑफ कर रही है। वो स्ट्रीम कंटिन्यू करती है, बोलती है कि कार गॉर्जियस है और जो भी इसे गिफ्ट करेगा उसे इंस्टेंटली ट्रू लव मिल जाएगा। तभी वुमेन अपने गाय की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है कि अगर उसे स्ट्रीम पर 3000 लाइक्स मिलते हैं तो वो उसका लाइव इंटरव्यू करेगी। स्ट्रीमर को बस खड़ा देखकर एक दूसरा एम्प्लॉय अप्रोच करता है और पूछता है कि क्या यंग लेडी ऑर्डर प्लेस कर रही है या बस ब्राउजिंग कर रही है। पिंक हेड गर्ल ऑकवर्डली रिप्लाई करती है कि वो बस व्हीकल को देखना चाहती थी। इसकी वजह से सेल्स वुमेन स्ट्रीमर से प्रूफ ऑफ एसेट्स मांगती है वहां रुकने की परमिशन के लिए। स्ट्रीमर को अनॉयंस होती है और वो अपने एमसी की तरफ पॉइंट करती है, बोलती है कि वो राइट इन वॉक्ड किया बिना किसी इशू के, लेकिन एम्प्लॉय इंसिस्ट करती है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्ट्रीमर एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स कमेंट करते हैं कि उसके साथ गलत ट्रीट किया जा रहा है और डिमांड करते हैं कि वो रिच गाय का इंटरव्यू करे।
डिस्टेंस से वॉच करते हुए मॉडल शॉक्ड है रियलाइज करके कि अपना गाय ने आधी घंटे से भी कम में 20 मिलियन स्पेंड कर दिए। फिर वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसके फैमिली के इंसिडेंट से पहले भी वो इतने लैविशली मनी स्पेंड नहीं कर सकते थे। 2 घंटे बाद अपना एमसी स्ट्रेच करता है क्योंकि कार का पेपर वर्क सब सॉर्टेड आउट हो गया है। एक मैनेजर उसे कीज हैंड करता है और लाइसेंस प्लेट के बारे में पूछता है, तो अपना यंग मैन सोचता है कि स्पेशल प्लेट मिलना हार्ड हो सकता है। तभी सिस्टम पॉपअप होता है और यूज को उसके इनिशियल्स के साथ एक कस्टम प्लेट गिफ्ट करता है और वो उसको वेरी थॉटफुल फाइंड करता है। एक एम्प्लॉई फिर अप्रोच करता है उसकी न्यू प्लेट रजिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए और अपना गाय अग्री करता है प्रोसीड करने को। प्लेट देखने पर मैनेजर गॉबस्मैक्ड हो जाता है क्योंकि उस पर क्लाइंट के इनिशियल्स हैं और उसने इतना पुल वाला कभी नहीं देखा। अपना प्रोटैगनिस्ट फिर मन को समझा कि अब वो लैविशली शॉपिंग कर सकता है। बोलता है कि ज्यादा ओवरथिंक ना करे और उसने बस नंबर को एडवांस में रिजर्व कर लिया था। मैनेजर अपने यंग मैन की इनक्रेडिबल लक की तारीफ करता है, बोलता है कि प्लेट का चॉइस बहुत मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव था। एक मैकेनिक फिर कार के पास अप्रोच करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि न्यू लाइसेंस प्लेट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। वीआईपी ट्रीटमेंट देखकर मैनेजर स्पेक्यूलेट करता है कि अपना गाय किसी बड़े पॉलिटिशियन या टाइकून से रिलेटेड होगा। कुछ मिनट्स बाद मॉडल अपने एमसी के पास वॉकअप करती है और उसको दिन भर हुई सब चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। वुमन फिर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, बोलती है कि वो ऑफ वर्क होने वाली है और इट्स ऑन हर। अपना यंग मैन रिप्लाई करना शुरू करता है लेकिन उसका फोन रिंग करता है और उसके फेस पर एक स्मर्क आ जाती है। फिर अपना गाय हेलो के साथ कॉल आंसर करता है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड रो रहा है, बोलता है कि उसका ब्रेकअप उसकी गर्लफ्रेंड से हो गया है और उसे अपने गाय के साथ ड्रिंक करने की जरूरत है, नहीं तो वो रिवर में जंप कर जाएगा। डेस्पेयर, अपना एमसी शॉक्ड है न्यूज सुनकर। ऑल ऑफ अ सडन उसे अपने बडी से टेक्स्ट आता है जिसका डंप हुआ है और वो ड्रिंकिंग करना चाहता है। इसकी वजह से उसे अपनी डेट पोस्टपोन करनी पड़ती है। गर्ल रीस्केड्यूल करने को अग्री करती है, नो प्रॉब्लम। बार पहुंचकर अपना गाय अपने ग्रीन हेड फ्रेंड को अकेले ड्रिंक करते हुए फाइंड करता है और उसे टीज करता है, पूछता है कि क्या वो अब भी रिवर में जंप करने का प्लान कर रहा था। ग्रीन हेड डूड कंप्लेन करता है कि वो टोटली प्लेड हो गया और बुरा फील कर रहा है क्योंकि जिस गर्ल को वो पसंद करता था वो उसे पूरे टाइम बस यूज कर रही थी। वो एक्सप्लेन करता है कि जब दूसरा गाय रेस्टरूम गया तो उसने उसे फॉलो किया, यूज कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन छोड़कर। लेकिन अपना एमसी जो सारे ड्रामा से ऑलरेडी टायर्ड है, अपने फ्रेंड को बोलता है कि सीधे पॉइंट पर आए और एक्सप्लेन करे कि एक्चुअली क्या हुआ। ग्रीन हेड फ्रेंड फिर कन्फेस करता है कि उसने उन दोनों को फॉलो किया और उन्हें हॉलवे में मेकिंग आउट करते देखा, जिसने उसे कंप्लीटली क्रश कर दिया। अपना गाय पॉइंट आउट करता है कि वो एक्चुअली कभी साथ थे ही नहीं, तो हार्ट ब्रोकन होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे इतना हाश ना होने की भीख मांगता है। उसके साथ अपना गाय अपने बडी को चीयर अप करने की कोशिश करता है, बोलता है कि गर्ल अच्छी नहीं है और बेटर है कि दूसरे ड्यूड को ही उसे लेने दिया जाए। फिर वो रिवील करता है कि उसने एक फ्रेंड से सुना था कि गर्ल की पर्सनल लाइफ टोटल मेस थी और उसने उसे पहले भी वार्न करने की कोशिश की थी। अपना गाय बोलता है कि उसने सर पर चोट मार ली होगी और प्रपोज करता है कि पूरे मैटर को भूलने और दुख को दबाने के लिए टोस्ट किया जाए। 1 घंटे बाद अपना प्रोटैगनिस्ट अपने फ्रेंड को टैक्सी को करने में हेल्प करता है और ड्रंक बडी प्रॉमिस करता है कि अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। राइट आफ्टर अपना यंग हीरो अपनी नई स्पोर्ट्स कार में घर जाने के लिए फोन पर एक प्राइवेट ड्राइवर कॉल करता है। तभी एक वुमन वॉकअप करती है और यूज अपने बॉयफ्रेंड की कार से दूर रहने को बोलती है क्योंकि अगर उसने उसे स्क्रैच किया तो वो उसका अफोर्ड पे नहीं कर पाएगा। अपना गाय बस कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ वुमन को देखता है, क्लियरली अम्यूज्ड है सिचुएशन से और सोचता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करे। इंस्टेड वो बस की फॉब से कार अनलॉक करता है। वुमन अपनी मिस्टेक रियलाइज करके पूछती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड जैसा इतना क्यों लगता है। वो पलटवार करता है, वेल तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी ज्यादा नहीं लगती। यूजे वो फनी लगता है और उसकी वॉइस की तारीफ करती है, बोलती है कि वो शायद उस कार को सिर्फ एक हाथ से ड्राइव कर सकता है। गर्ल फिर एक बोल्डर मूव करती है, अपने यंग मैन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा मजा करना चाहता है।
लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट उसे कट ऑफ करता है, बोलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और उसके आसपास कोई क्लासमेट्स भी नहीं है। सडनली पहले वाली स्ट्रीमर शो अप होती है और इंट्रोड्यूस करती है कि वो रिक्वेस्टेड ड्राइवर है। उसका नाम किया यिन है और वो लाइव स्ट्रीम कर रही है जब वो वर्क कर रही है। व्यूअर्स तुरंत अपने गाय को ऑटो शो से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अपना गाय जोक करता है कि उसकी पिक्चर लेने के लिए उसे पे करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट लुक के साथ उसका फोन पकड़ता है। स्ट्रीमर अपोलोजाइज करती है, बोलती है कि वो भूल गई और थोड़ा एम्बैरेस लगती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो रात में ड्राइवर के रूप में वर्क करती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कार को अपने फॉलोअर्स के लिए फिल्म कर सकती है। स्ट्रीमर सुपर एक्साइटेड हो जाती है कार को अपने फॉलोअर्स को शो करने के लिए, मॉडल की स्पीड के बारे में बात करती है। लाइव स्ट्रीम चैट ब्लो अप होना शुरू हो जाता है कार की लाइसेंस प्लेट के बारे में। कमेंट्स और स्ट्रीमर कितनी लकी है कि वो अपने हीरो जैसे रिच गाय से टक्कर गई। पहली वुमन फिर उसे फ्री में ड्राइवर होने का ऑफर करती है, प्रोटैगनिस्ट के साथ एक और शॉट लेने की कोशिश में। अपना यंग मैन उसका ऑफर टर्न डाउन करता है, बोलता है कि फ्री चीजें यूजुअली उतनी अच्छी नहीं होती। फिर वो स्ट्रीमर से पूछता है कि क्या वो एक्चुअली सुपर कार ड्राइव करना जानती है, उसे कीज हैंड करते हुए। गर्ल उसे अश्योर करती है कि उसने बहुत स्पोर्ट्स कार्स ड्राइव की है क्योंकि वो पहले कार ब्लॉगर थी और सिस्टम उसकी इन्फो को जीरो प्राइवेसी के साथ डिस्प्ले करता है। वो पूछती है कि क्या वो ड्राइव करते हुए स्ट्रीम कर सकती है, प्रॉमिस करती है कि कैमरा सिर्फ उस पर फोकस करेगा, उसे ब्रॉडकास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना यंग मैन अग्री करता है और वो निकल पड़ते हैं। गर्ल अपना फोन पकड़े हुए अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करती है। स्ट्रीमर अपने फॉलोवर्स को बोलती है कि वो सुपर नर्वस और एक्साइटेड है इतनी एक्सपेंसिव कार ड्राइव करके और उसे फोकस करने की जरूरत है। अपना प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि अगर सिस्टम का जीरो प्राइवेसी वैल्यू रिवील नहीं होता तो उसने सोचा होता कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो उसकी स्ट्रीम एनालाइज करता है और नोटिस करता है कि उसकी पॉपुलैरिटी के बावजूद डोनेशंस बहुत लो हैं। सिचुएशन को थोड़ा सैड फाइंड करता है। नंबर्स देखकर वो नोट करता है कि उसकी डेली अर्निंग्स मिनिमल हैं, बहुत व्यूअर्स के साथ भी। अपना यंग मैन को अजीब लगता है कि वो इतने फॉलोवर्स के साथ इतना कम कमाती है और सजेस्ट करता है कि उसे ज्यादा अर्न करने के लिए सिर्फ ड्राइवर फोकस करना चाहिए। स्ट्रीमर एक्सप्लेन करती है कि वो डोनेशंस मांगने में अच्छी नहीं है और ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए सिर्फ कार्स और सिटी शो ऑफ करके ही कंटेंट बना सकती है। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि ऑटो शो पर मैनेजर उस पर इतना अटेंटिव क्यों था, और अपना गाय बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक और एक्सपेंसिव कार खरीदते देखा था। गर्ल शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि उसने कार उसी दिन खरीदी थी और उसे सरप्राइज और एडमिरेशन के मिक्स के साथ देखती है। उसके साथ वो एक्सेलरेटर फ्लोर करती है और लाइव चैट एब्सोल्युटली वाइल्ड हो जाती है अपने प्रोटैगनिस्ट की पावर और वेल्थ के डिस्प्ले पर। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो कीज वापस हैंड करती है और वो उसकी ड्राइविंग की तारीफ करता है, बोलता है कि जब उसे राइड की जरूरत होगी तो वो उसे फिर से कॉल करेगा। स्ट्रीमर कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलती है और उसकी अप्रूवल से विजिबली हैप्पी है। थोड़ा चार्म्ड लगती है अपने यंग मैन से। फिर वो पूछती है कि वो आमतौर पर किस तरह की स्ट्रीम्स देखता है और अपना गाय स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि ऑब्वियसली उसे प्रिटी विमेन वॉच करना पसंद है। एक होपफुल एक्सप्रेशन के साथ स्ट्रीमर खुद को एक ऑप्शन के रूप में ऑफर करती है और प्लेटफॉर्म की रैंकिंग्स क्लाइम करने में हेल्प करने के लिए थोड़ा सपोर्ट मांगती है। अपना यंग मैन जोक करता है कि उसने कभी फ्री डोनेशन अकाउंट के बारे में नहीं सुना, स्ट्रीमर को थोड़ा एम्बैरेस छोड़कर। तो वो सजेस्ट करती है कि वो उसे एक ग्लास पानी के लिए अंदर इनवाइट कर सकता है। रियलाइज करके कि वो अपनी स्ट्रीम के लिए सिचुएशन यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो उसे थोड़ा टीज करने का डिसाइड करता है। पूछता है कि वो किस तरह का पानी माइंड में रखती है। स्ट्रीमर उसके डायरेक्ट क्वेश्चन से कंप्लीटली फ्लस्टर्ड हो जाती है, सोचती है कि सिचुएशन सीधे मूवी या नॉवेल के सीन जैसी फील हो रही है। उसका चेहरा ब्लश करते हुए और पसीना निकलते हुए वो अपने प्रोटैगनिस्ट की बोल्डनेस से स्पीचलेस रह जाती है। गर्ल फिर रियलाइज करती है कि आगे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या हो सकता है, तो वो उसे टर्न डाउन करता है, बोलता है कि होटल का पानी थोड़ा नेस्टी है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसे कॉफी दिलाएगा। स्ट्रीमर बम्ड आउट हो जाती है, हैरान है कि वो अचानक उस पर कोल्ड क्यों हो गया, सोचती है शायद वो उसके टाइप की नहीं है। फिर अपना गाय गुड बाइज बोलता है और उसकी फ्रेंडशिप लेवल 60 तक क्लाइम हो जाती है। वो फिगर आउट करता है कि उसे बाद में डेट पर पूछना पीस ऑफ केक होगा। तभी उसे एक जान पहचान वाले से टेक्स्ट आता है जो एक फैंसी डिनर करना चाहता है और अपना हीरो फिगर आउट करता है कि ये अच्छी सोशल प्रैक्टिस है।
अपने होटल वापस आकर वो मैनेजर को 5 लोगों के लिए सिर्फ सबसे हाई एंड इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक फीस्ट विप अप करने को बोलता है। मैनेजर यू से जान पहचान करवाती है कि उसने जो मछली ऑर्डर की है उसकी कॉस्ट 1 मिलियन युआन ईच है और वो होटल में सिर्फ मीडियम साइज्ड हैं। अपना यंग मैन यूज कॉमन सेंस यूज करने को बोलता है क्योंकि वो एक बार में 10 मछलियां ऑर्डर करके किसी टैकी न्यू मनी गाई जैसा नहीं लगना चाहता। आधे घंटे बाद हमें विला का बाहर का शॉट मिलता है जहां उसके नए जान पहचान वालों के साथ डिनर होने वाला है। उसके गेस्ट्स अराइव होते हैं और फीस्ट देखकर ब्लो अवे हो जाते हैं। टेबल पर 2 सुपर रेयर फिश पर कमेंट करते हैं। गाइज में से एक फ्लोर्ड है, बोलता है कि वो 2 मछलियां एक कार के बराबर वर्थ की हैं और हैरान है कि वो इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो सकती हैं। मैनेजर फिर एक्सप्लेन करती है कि चाइनीज बहाबा फिश वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सी फूड्स में से एक है क्योंकि वो फाइंड करना इतनी इनक्रेडिबली रेयर है। उसके ऊपर वो इटालियन व्हाइट ट्रफल्स मेंशन करती है और रिवील करती है कि मील की टोटल कॉस्ट 3 मिलियन युआन से ऊपर है। इस पर फीमेल गेस्ट में से एक स्टंड है, बोलती है कि उस तरह के मनी से वो अपने होम टाउन में मैंशन बाय कर सकती है। अपना प्रोटैगनिस्ट सबको रिलैक्स होने और डिग इन करने को बोलता है, जबकि गेस्ट्स उसको शाम के लिए थैंक्स बोलते हैं। डिनर के बाद एक फ्रेंड उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, लेकिन अपना हीरो उसे टर्न डाउन करता है क्योंकि वो पहले ही बडी के साथ ड्रिंक कर चुका था। फ्रेंड फिर नेक्स्ट नाइट के लिए पार्टी स्केड्यूल करता है और ग्रुप प्रोटैगनिस्ट को वेव करते हुए गुड बाइज बोलता है। उसके साथ मैनेजर अप्रोच करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि डिस्काउंट के साथ बिल ऑलमोस्ट 3 मिलियन युआन आया। सिस्टम फिर उसे 149 मिलियन युआन रीबेट के लिए कंग्रेचुलेट करता है जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। अपना यंग मैन शॉक्ड है, सोचता है कि डिनर टोटली वर्थ इट था क्योंकि उसने फीस्ट से एक ह्यूज प्रॉफिट कमाया। वुमन पेमेंट कंफर्म करती है और गुड बाइज बोलती है। उसे बोलती है कि अगर यूजर होटल में किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करे। अपने रूम में वापस अपना हीरो अपना फोन ग्रैब करता है और स्ट्रीमर की लाइव फीड पर हॉप करता है उसकी प्रोफाइल चेकआउट करने के लिए। स्ट्रीम वॉच करते हुए वो नोटिस करता है कि गर्ल का हाई अट्रैक्टिवनेस स्कोर है, कुछ जो उसने पहले पिकअप नहीं किया था। फिर सिस्टम उसे 3 मिलियन कॉइन्स गिफ्ट करता है और प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट लेवल अप होके 65 हो जाता है। वो अपना यूजर नेम डिंगहाई शेंजन में चेंज करने का डिसाइड करता है और पिंक हेड गर्ल की लाइव चैट में एक कमेंट ड्रॉप करता है। स्ट्रीमर शॉक में है, अपने स्ट्रीम पर इतना हाई लेवल अकाउंट देखकर उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो वेलकम करती है और एक्सप्लेन करती है कि उस रात एक बड़ा गिल्ड बैटल हो रहा है। पॉपुलैरिटी बैटल किक ऑफ होता है और गर्ल स्ट्रीम पर डोनेशन शोडाउन में दूसरी वुमन के अगेंस्ट फेस ऑफ करती है। अपना प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम का यूज करके ओपोनेंट को एनालाइज करता है और डिस्कवर करता है कि उसके प्रिटी लो स्टैट्स हैं। वो राइवल के ब्यूटी स्कोर से कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि उसकी फ्रेंड ये बैटल इजीली विन करेगी। ओपोनेंट फिर गर्ल को टॉन्ट करती है, बोलती है कि उसे उसके साथ टक्कर होने का लक मिला और वो बिना किसी एफर्ट के विन करने वाली है। गर्ल अपनी बैड लक पर लैमेंट करती है, बोलती है कि उसे विन करना होगा वरना वो अपने अपार्टमेंट का रेंट पे नहीं कर पाएगी। राइवल फिर उसे मॉक करती है और बोलती है कि वो अपने सबसे बड़े सपोर्टर से कंपटीशन में उस पर इजी होने को कहे। उसके साथ सिस्टम अपने हीरो को एक मिशन देता है, ह्यूज रीबेट के एक्सचेंज में स्ट्रीमर को विन करने में हेल्प करना। स्ट्रीमर फिर अल्योरिंग होने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसके बड़े सपोर्टर के लिए उसके पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं। अपना यंग मैन ब्लश करता है, सोचता है कि अब चीजें एक्चुअली चेंज हो सकती हैं उन दोनों के बीच में। फिर वो अपने फॉलोअर्स से मेडिकल फीस पे करने और चैनल को लाइव अप करने के लिए डोनेशंस मांगती है। गर्ल अपने फैंस के कमेंट्स पर आइज रोल करती है जो उसकी स्ट्रीम पर मनी स्पेंड करना फील नहीं करते। वो जल्दी से अपना टोन चेंज करती है और अपने व्यूअर्स की तारीफ करती है, बोलती है कि वहां हर कोई सुपर टैलेंटेड है। प्रोटैगनिस्ट फिर मजा शुरू करने का डिसाइड करता है और उसे 5 वीक चिकन्स डोनेट करने का रिजॉल्व करता है। एक स्माइल के साथ स्ट्रीमर उसकी मेडिकल फीस के लिए डोनेशन के लिए थैंक्स बोलती है जो उसने मांगी थी, लेकिन अंदर वो फ्लोर्ड है, सोचती है कि इतना पावरफुल अकाउंट सिर्फ 1 युआन डोनेट करके स्टिंजी हो रहा था। बैटल कंटिन्यू होता है और गर्ल फ्रस्ट्रेशन में साय करती है अपने ओपोनेंट को लैंडस्लाइड से विन होते देखकर। चैट में कोई एक प्रोपोजिशन मेक करता है और वो अग्री करती है कि अगर वो उसे विन करने में हेल्प करेगा तो वो उसकी प्राइवेट ड्राइवर बनेगी। तभी अपना हीरो 3 सुपर रॉकेट सेंड करता है जो प्लेटफॉर्म पर सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। स्ट्रीमर का जॉ ड्रॉप हो जाता है जब उसे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं क्योंकि हर रॉकेट की कॉस्ट 2000 है।
वो उसे बहुत थैंक्स बोलती है और स्कोर बोर्ड कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है, उसके ओपोनेंट को टोटली स्पीचलेस छोड़कर। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।